हेलो एवरीवन, जस्ट अ सेकंड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप जब भी देख रहे हो, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ओके, चलो। एंड सबसे पहले सॉरी, क्योंकि ये 2 दिन या फिर 3 दिन हमारे ऐसे ही चले गए। लाइव लेक्चर स्ट्रीमिंग में मैंने बहुत सारे सब कुछ चेक कर लिया, सारे तरीके अप्लाई करके देख लिए, कुछ भी मेरी मिस्टेक नहीं है, फिर भी दिखा रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता चली कि कंटिन्यूसली 90 डेज से अब हो रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन होता है लाइव स्ट्रीमिंग में। और मेरे अप्रोक्सीमेट 4 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। शायद उस वजह से कुछ ग्लिच हो गया होगा, अभी मुझे नहीं पता वो सारी चीज़। तो अभी आपको आपको जैसे पता है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। और तो पहले सबसे पहले थोड़ी बहुत जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो बता दूँ। तो सबसे पहली चीज़, मैंने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन करके रखी है। वाई? बिकॉज कि उसकी वजह से मेरी एमबी थोड़ी कम हो और मेरे अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा रहे। क्योंकि मुझे 11th 12th और गुजराती मीडियम सारे लेक्चर क्रिएट करने होते हैं एक ही मोबाइल में। 32 GB का ही मेरा स्टोरेज है और उसमें 25 मिलती है। उसमें से भी 10 GB तो मेरी यूसेज है। 10-12 GB जितनी मेरे पास है उसके अंदर सारी चीज़ें। चलो वो बाद में। मेनली है डेटा के लिए। डेटा मेरे पास 4 GB है हर रोज, तो उसके अंदर मुझे 3 लेक्चर क्रिएट करने होते हैं, इसीलिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ ये। ओके। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं दिखाई दे कुछ भी तो मुझे बता देना, वरना मैं जो लिखूंगा ना यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। ये सिर्फ मेरी हाथ की मूवमेंट हो रही है या फिर ये जो मेरी मूवमेंट हो रही है वो थोड़ी बहुत स्किप करेगी, टाइम स्लैप करेगी, क्योंकि मैंने जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी कम करके रखी। ओके। वरना जो लिखूंगा जो बोलूंगा वो सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई देगी, आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी वार्निंग कि आपको अपनी ब्राइटनेस थोड़ी फुल करनी है। क्यों? क्योंकि जो मैं वो जिस एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था वहाँ पे वो एप्लीकेशन लाइट एडेप्ट कर लेती थी और अच्छे से आपको स्क्रीनिंग दिखाती थी। अब जो मेरे लाइट सोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर थोड़ी बहुत डाउन दिखेगा, तो आपको अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस फुल करनी है, थोड़ी बहुत इंक्रीज कर लेनी है। क्लियरिटी थोड़ी बहुत तो अच्छी होगी। क्लियरिटी आप हाई करके भी देखो तब भी चलेगा। वाई? बिकॉज मैंने यहाँ से जो अपलोड की है वो इतनी हाई क्लियरिटी नहीं है कि आपकी ज़्यादा एमबी यूज हो, तो आप हाई क्वालिटी पे भी देखोगे तो अच्छा से दिखाई देगा। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें बतानी थी। अब फीडबैक की बात करें तो लाइव स्ट्रीमिंग में हम अच्छे से फीडबैक कर पाते थे, बट यहाँ पे क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे या तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, बट आपको जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे तुरंत मुझे पूछना है, रहना नहीं चाहिए कुछ भी। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जहाँ से खत्म रह गया था। हमारा चैप्टर का नेम क्या था? 7 नंबर चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ओके, चलो। तो अब तक हमने क्या देखा उसके बारे में पहले बात कर ले, क्योंकि 2-3 दिन का गैप हो गया। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, पॉइंट मास क्या है, फिर सेंटर ऑफ मास क्या है, फिर रोटेशनल मोशन किस टाइप के होते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन और सॉरी प्योर ट्रांसलेशन मोशन रिजिड बॉडी के लिए, प्योर ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन, वो सारी चीजें देखी थी। फिर हमारा मेन लेक्चर आया सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास को मैं एकदम शॉर्ट में डिनोट करूँ तो हमने इस तरीके से देखा, x इज इक्वल टू सिग्मा एम आई एक्स आई अपन एम, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो r इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई अपन एम, या फिर r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/m r डी एम, कोई भी लिखो। बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये वाला अगर कैलकुलेटिंग पार्ट है कितने नंबर पार्टिकल से, अगर वो कैलकुलेटिंग है तो ये वाली इक्वेशन। देखा था ना ये सारी चीजें, ये शॉर्ट में। अब क्या करेंगे आज की लेक्चर में, अब मैं स्लो हो जाऊंगा, मैंने अभी तक जो बताया वो हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द इल्यूस्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर मेनली मोस्ट टाइम भी ट्राइंगल वाला एग्जाम्पल, इसके ऊपर जो ट्राइंगल वाला एग्जाम्पल है वो मोस्ट टाइम भी एग्जाम्पल है, वो हम आज देखने वाले हैं। तो पूरा अटेंशन यहाँ पे रखना। इलिस्ट्रेशन नंबर 7.1। ओके, पहले इलिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर आज हम देखेंगे मोशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अभी हमने क्या देखा लास्ट लेक्चर में, क्या देखा था? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के अंदर या फिर वेक्टर फॉर्म के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम आज इलिस्ट्रेशन देखेंगे। उसके बाद आज का हमारा मेन टॉपिक है, अगर मेरा सेंटर ऑफ मास मोशन में है तो क्या होगा, अगर मेरी पूरी सिस्टम मोशन में है तो क्या होगा। ओके, तो मोशंस की इक्वेशन, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की सारी इक्वेशन हम डिराइव करने वाले आज सेंटर ऑफ मास के लिए। चलो तो पहले इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे एग्जांपल है और बहुत दूर रखा हुआ है मैंने। चलो देखना, मैं लिखने वाला हूँ, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स
at the vertical of the equilibrium triangle the mass of the particles are 100 gram 150 gram and 200 grams. ओके चलो तो m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, फिर ग्राम में सिर्फ जी लिखोगे तभी चलेगा। m2 इज इक्वल टू 150 ग्राम्स। अटेंशन रखना, ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। 200 ग्राम्स बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अटेंशन रखना। रिस्पेक्टिवली each side of the equilibrium triangle is 0.5 मीटर लॉन्ग। इक्विलिब्रियम ट्राइंगल की लेंथ कितनी है हर साइड की? 0.5 मीटर। देन L इज इक्वल टू 0.5 मीटर। चलो तो हमें क्या पता करना है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते, इक्विलिब्रियम ट्राइंगल ड्रॉ करते। ओके ये दिखाई दे रहा है इक्विलिब्रियम है। ओके है। चलो तो नेम दे देते, ये मास मेरा m1, ये मेरा मास m2 एंड दिस वन इज m3। नाउ अब ये ट्राइंगल को देखो, तो ट्राइंगल के पास कितने कोऑर्डिनेट होंगे? सिर्फ 1 या फिर 2? देखो इन दो पॉइंट को देखो तो एक लाइन में 1 कोऑर्डिनेट हो सकता है, बट इन दोनों के अकॉर्डिंग ये पॉइंट थोड़ा अबोव चला जाता है, तो इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमें 2 एक्सिस वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हमने जो थियोरी पढ़ी ना उसके अंदर हम क्या करते हैं पता? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोई भी एक एक्सिस के ऊपर इस वाली एक लाइन को रख देंगे। बट क्या करते थे पता? हमारा ओरिजिन थोड़ा दूर होता था, उस वजह से क्या ओरिजिन के हमें पोजीशन पता है। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन लूं, देखो जस्ट एग्जांपल के लिए याद रखना, ध्यान से देखना। अगर मैं मेरा ओरिजिन यहाँ पे लूं 0 0, तो मुझे m1 का डिस्टेंस भी नहीं मालूम है। यहाँ से यहाँ तक पता है ये 0.5, क्योंकि इक्विलिब्रियम ट्राइंगल है तो हर एक की लेंथ 0.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 0.5 पता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये सारी 0.5 है। बट अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन लूं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। तो एग्जाम्पल के अंदर क्या करना है, हमें हमारे ओरिजिन के ऊपर एक मास को रखना है। हमारे पास जो 3 मासेस है उसमें से एक मास को ऑलवेज ओरिजिन के ऊपर रखो, या फिर एक साइड को ऑलवेज ओरिजिन के ऊपर रखो। ओके तो हमारा ओरिजिन यहाँ से निकलेगा, ये मेरी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी मेरी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी मेरी एक्स एक्सिस। नाउ अगर ये x और y है, देन इफ वी वांट टू फाइंड आउट द CM सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, देन CM को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। x कोऑर्डिनेट CM का, CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ CM, x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। नाउ देखो x कोऑर्डिनेट के लिए कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी, y कोऑर्डिनेट के लिए कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी, तो वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखते रहना। My x is equal to m1 and उसका xm x1 plus m2 x2 plus m3 x3 अपन कैपिटल M या फिर m1 plus m2 plus m3। चलो उसी के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 का y1 कोऑर्डिनेट प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर? ओके चलो नाउ अगर मुझे CM की पोजीशन चाहिए तो ये सारे नंबर मुझे चाहिए, ये सारी क्वांटिटी मुझे चाहिए। अब बात करते हैं m की, तो तीनों मास हमारे पास है। हमारे पास नहीं है तो क्या नहीं है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 हमारे पास है, ये 3 चीज नहीं है। मीन्स व्हाट, हमारे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, तो हमें पहले कोऑर्डिनेट्स डिराइव करने होंगे। तो चलो फिगर के अंदर कोऑर्डिनेट्स डिराइव करता हूँ, देखते रहना। m1 की कोऑर्डिनेट्स तो इजी वन है, क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर है तो एक कोऑर्डिनेट इजीली मिल गए, इसीलिए ओरिजिन के ऊपर रखना। IMP क्वेश्चन है। ओके 0 0। चलो सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसकी कोऑर्डिनेट में ये लिखूंगा, कितने को पता चल जाएगा? 0.5 0। वाई? बिकॉज इक्विलिब्रियम ट्राइंगल है तो हर एक साइड की लेंथ 0.5 है। अगर ये 0.5 है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0.5, y कोऑर्डिनेट 0। अब इस वाले पॉइंट की बात करूं तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ तक होगा, उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ तक होगा। और ये देखो ये मेरी मीडियन है,
ये मेरी मीडियन है। अगर पूरी लेंथ 0.5 है तो हाफ लेंथ क्या होगी 0.25। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ होगी मेरी 0.25। तो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अभी वाई कोऑर्डिनेट बाकी है। वाई कोऑर्डिनेट मीन्स व्हाट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, या फिर ये हाइट मुझे फाइंड करनी। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो आप ये वाली हाइट दो डिफरेंट डिफरेंट लॉ से फाइंड कर सकते हो। एक ट्रिगोनोमेट्री लॉ एंड द सेकेंड वन इज पाइथागोरस लॉ। अगर पाइथागोरस लॉ अप्लाई करना है तो देखो ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की लेंथ 0.5, इसकी लेंथ 0.25, तो ये वाली पता चल जाएगी। एंड द सेकेंड वन इज ट्रिगोनोमेट्री, ये एंगल हमें पता है। अगर ये इक्विलिब्रियम ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा, एवरी एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्राइंगल आर 60 डिग्री, ये हमें पता है। तो ये 60 डिग्री है, तो देन साइन 60 इज इक्वल टू ये वाली साइड अपन ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पता है हमें, तो ये वाली साइड मुझे मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन दोनों मेथड से ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि सेम टू सेम है कि नहीं है, और फिर आपको भी दोनों मेथड पता चल जाएगी। तो एग्जाम के अंदर आपको जो रिमेंबर हो गई या फिर जो भी रिकॉल हो गई वो आपके लिए बेटर है। चलो तो सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, या फिर पहले सबसे पहले साइन अप्लाई करते हैं। देखो तो मैं ट्राइंगल का नेम दे देता हूँ, आपकी बुक में कुछ नेम है नहीं है, चलो नेम दे दे, ए बी एंड सी, तो ये हो जाएगा मेरा डी। देन माई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डी अपन ए बी। देखो ए डी अपन ए बी, देन ए डी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू क्या है 0.5, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। अगर 2 को 0.5 से डिवाइड कर दो तो आंसर विल बी 0.25 इंटू √3। क्लियर, माई ए डी विल बी 0.25 √3। नाउ वी आर चेकिंग दिस बाय पाइथागोरस लॉ। तो देखो यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर, अटेंशन है ना, आईएमपी क्वेश्चन है, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए तो फिर ये इजी वन है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना सबसे हार्ड वन है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर विच वी हैव टू फाइंड आउट एंड द बी डी स्क्वायर। नाउ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ना अगर मैं डेटा इनपुट करूं तो 0.5 स्क्वायर माइनस बी डी इज इक्वल टू 0.25 स्क्वायर। क्लियर, क्लियर हो गया। नाउ यहां पे देखो, अगर मुझे इस टाइप की इक्वेशन चाहिए, इस टाइप की आंसर चाहिए, तो 0.5 को मैं क्या लिखता हूं देखते जाओ। 0.5 को मैं 0.25 में कन्वर्ट करो तो 0.25 इंटू 2, 0.25 2 से 0.5 होता है माइनस 0.5 स्क्वायर। देखो दोनों में से 0.5 स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो अंडर रूट 3 0.25। क्लियर हो गया, 0.25 बाहर, 0.25 स्क्वायर रूट के अंदर से आएगा बाहर, फिर रूट भी निकाल दूंगा तो 0.25 रूट के अंदर रह जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, अंडर रूट 3। तो किसी भी तरीके से फाइंड करो ए डी इज इक्वल टू 0.25 √3, तो मेरी वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गई 0.25 √3। चलो तो हाफ पोर्शन ऑफ दिस एग्जाम इलस्ट्रेशन कंप्लीट। मेनली है इसके कोऑर्डिनेट और मेनली है ये वाई कोऑर्डिनेट। अगर वाई कोऑर्डिनेट अच्छे से राइटली परफेक्ट आपने फाइंड कर लिया तो फिर इजी वन है। दो सिस्टम है, पाइथागोरस सिस्टम या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर, चलो तो फिर अब डेटा इनपुट करते हैं हर बार। देखो ये मेरा x1 y1, ये हो जाएगा मेरा x2 y2 एंड दिस वन इज माय x3 y3। ओके, तो चलो अब मैं क्या इरेज कर दूंगा, ये वाली पोर्शन या फिर ये बॉटम वाली पोर्शन ही इरेज करूंगा और यहाँ पे ही फाइंड करूंगा, देखते रहना। ओके चलो अटेंशन रखना पूरी तरीके से, ये आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन अराइज हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। x इज इक्वल टू, अब देखो m1 100 ग्राम्स, चलो ग्राम्स में ही रहने देते हैं, 100 x1 0 प्लस m2 150 x2 0.5 प्लस m3 है 200। देखो मैं हर एक जगह पे फिंगर ले जाके कर रहा हूँ, फिर आप बहुत ज्यादा खुद से
गलती मत कर देना एक भी। 100 प्लस 150 प्लस 200, 300, 450। तो मल्टीप्लीकेशन करें ऊपर, तो वैसे तो ऐसे ही हो जाएगा। 150 हाफ 75, बस चलो कर लेते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाई 0.25 प्लस ये तो 75 होगा, प्लस 75, तो ये हो रहा है 125 डिवाइड बाई 450। तो 125 डिवाइड बाई 450 इज इक्वल टू आंसर विल बी, या फिर इसको अगर मुझे चाहिए पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए तो फिर 125 डिवाइड बाई 5 माई 25, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 90। तो ये हो जाएगा 5/18, 5/18 हो जाएगा। 18 5 90 होता है, तो 5/18 माई एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 5/18 ऑफ माई CM। अब वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मुझे पीछे आना होगा देखने के लिए कि यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ये तो 5/18 भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, 200 भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, 200 इंटू 0.5, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी, मुझे देखने दे एक बार। ओके, 0.25√3 ये भी नहीं दिखाई दिया था, 0.25/√3। चलो, तो ये तो हो गई मिस्टेक। चलो इसे मैं करता हूँ, वो वाली चीज़ें आप बाद में देख लेना। देखो, देन AB इज इक्वल टू, अटेंशन रखना, AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू 0.5। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अगर √3 से डिवाइड कर दूँ तो 0.25 इंटू √3, तो अब क्लियर हो गया, 0.25√3 होगा इसका y एक्सिस, y आर्म। चलो, यहाँ पे है 200 इंटू 0.25, M3 इज इक्वल टू 200, X3 इज इक्वल टू 0.25 X3। तो ये मेरी x कोऑर्डिनेट हो गई। चलो स्क्रीनशॉट निकालो, मैं इसकी y कोऑर्डिनेट यहाँ पे ही फाइंड करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं तो होगा यहाँ पे। तो इसकी x कोऑर्डिनेट क्या हो गई, 5/18। देखो 5/18 कर लेना, आपको मिलेगा 0.2 समथिंग, कुछ ना कुछ। चलो अब y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे ही फाइंड कर दे। देन y इज इक्वल टू M1y1, M2y2, M3y3, 100, y1 0, 150, ये इजी वन है, y2 भी 0 प्लस 200, ये थोड़ा हार्ड है, 200 एंड 0.25√3 डिवाइड बाई 100 प्लस 150 प्लस 200। ये 5/18 था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका y कोऑर्डिनेट बाकी है, अभी यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये तो दो पार्ट तो कंपोनेंट 0 हो गए। अटेंशन है ना, 200 मल्टीप्लाई बाई 0.25, जो भी आंसर आएगा वो 50√3। तो ऊपर है 50√3 डिवाइड बाई 450, 0 0 कैंसिल, 9। तो ये आंसर हो रहा है √3/9, और 9 को लिख सकते हो हम 3 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 इंटू 3, तो 3 एक 3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ये तो पता है ना आपको। चलो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी शायद, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखते रहना। देखो यहाँ से देखो, y इज इक्वल टू √3/9 की जगह पे 3 इंटू 3, √3/3, 3 की जगह पे मैं 2 बार √3 लिख सकता हूँ, एक एक √3 कैंसिल, तो आंसर विल बी 1/√3। माई आंसर विल बी 1/3√3, 3√3। तो इसकी y कोऑर्डिनेट हो गई 3√3। मुझे आंसर देखने दो मेरा यहाँ पे। ओके, 1/3√3 एंड x कोऑर्डिनेट 5/18, क्लियर है, क्लियर। तो देखो ये थोड़ा सा बोरिंग एग्जांपल था, बट मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है। क्या करना है सबसे पहले, x और y कोऑर्डिनेट, मेनली y कोऑर्डिनेट, या तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन या फिर पाइथागोरस। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ इस वाले इक्वेशन के अंदर डेटा इनपुट करना, अच्छे से कैलकुलेशन करनी, कैलसी डायरेक्टली यूज नहीं करना, बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट कट करना है हमें। चलो स्क्रीनशॉट निकालो इसका, ये यहाँ पे है y कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन यहाँ तक। चलो 7.2 जल्दी से देखते हैं क्या है। देखो 7.2 थियोरेटिकल मोशन नहीं देखने वाले, अगर थियोरेटिकल है तो मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है, मैं देखता हूँ। हमारे पास टाइम कम है थोड़ा, बट कोई नहीं, खत्म कर देंगे टाइम के अंदर। चलो 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 जल्दी, अटेंशन बनाए रखना, आपका अटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओ थियोरेटिकली है क्या, देखते हैं, छोटा सा दिखाई दे रहा है। फाइंड द
सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्राइंगल लेमिना। अरे ट्राइंगल लेमिना की सेंटर ऑफ मास, चलो कैसे फाइंड करनी होती है? मीडियन ड्रॉ करो, हर एक मीडियन ड्रॉ करो। मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो मेरे सेंटर ऑफ मास है। आपकी बुक के अंदर जो ड्रॉ करके रहा ये जी हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड। अगर मेरा मास सेम डिवाइडेड है हर जगह पे तो उसका सेंट्रोइड जो होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। उस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं आया था, 5/18 1/3√3। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि उसका सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड दोनों एक जगह पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे मास डिफरेंट डिफरेंट है, 100 150 200, याद है? तो अगर मास सेम टू सेम है तो सेंट्रोइड ही उसका सेंटर ऑफ मास है। आपकी बुक के अंदर जो ड्रॉ करके रखा है उसे एक्सप्लेन करता हूं। देखो उन्होंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल के ऊपर एग्जैक्टली बॉटम लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मैं इतनी सारी लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे पता है हर एक लाइन की लेंथ का सेंटर पॉइंट इस लाइन का सेंटर ऑफ मास होगा। इस वाली लाइन का सेंटर ऑफ मास ये, इस वाली लाइन का सेंटर ऑफ मास ये, इस वाली का ये। तो अगर इन सारी लाइन को कनेक्ट कर दूं, इन सारी लाइन को मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? सेंटर ऑफ मास की लाइन। अब मुझे ये पता है कि इस तरफ और इस तरफ इक्वली डिवाइडेड है ये ट्राइंगल, तो मेरा सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब सेम टू सेम चीज यहां से करो, इस वाली बॉटम लाइन से करो, सेम टू सेम चीज इस वाली बॉटम लाइन से करो। तो मुझे पता है कि मेरा मीडियन जहां पे खींचूंगा, अगर नहीं, अगर एक्सप्लेन नहीं करना है तो देखो ये वाली लाइन, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, इस वाली बॉटम लाइन के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी, उसके मीडियन को कनेक्ट करता गया तो एक और मुझे लाइन मिल गई। उसी तरीके से इस वाली बॉटम लाइन, ये वाली जो बॉटम लाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ट्राइंगल को खींचते जाऊंगा, आपके बुक के अंदर एक ही ड्रॉ करके रखा है फिर भी मैंने सारे बताए, तो इस वाले लाइन के मीडियन को मैं खींचता जाऊंगा, मिडल पॉइंट को। अगर मैं मिडल पॉइंट को खींचते हुए जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये पॉइंट जो है वो तीनों मीडियन लाइन को, ये वाली मीडियन लाइन क्या है? पूरे ट्राइंगल को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये वाली मीडियन लाइन क्या है? पूरे ट्राइंगल को इक्वली डिवाइड करती है। और ये वाली मीडियन लाइन क्या है? ये भी पूरे ट्राइंगल को इक्वली डिवाइड करती है। तो ये वाला पॉइंट जो है मुझे पता चल गया कि इसके ऐसे डिवाइड करेगी तो इस पे सेंटर ऑफ मास होगा, अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा, अगर इस तरीके से डिवाइड करती है तो इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो सारे पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास की एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिली जो उसका सेंट्रोइड भी होगा। तो यही है मेरा सेंटर ऑफ मास जी। क्लियर हो गया? देखो इसीलिए मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है, इजी होता है फिर भी। चलो फिर इसको करता हूँ। ये कौन सा था? हेडिंग दे कर दिया तो 7.2 स्क्रीनशॉट निकालो। चलो जल्दी से 7.3 क्या है? 7.3 देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पे है। उल्टा जाना। चलो 7.3 अटेंशन रखना, लास्ट है इस एग्जाम्पल का, फिर हमारा आज का टॉपिक जल्दी खत्म होने वाला है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना, अ थिन प्लेट with the dimension as shown in the figure. The mass of the lamina is 3 kg. Okay, चलो फिगर में देख के ही सारी चीजें करनी है। चलो तो मैं फिगर ही ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, अटेंशन रखना पूरी तरीके से। ये थोड़ा टफ वन है, देखो ये उस वाले एग्जाम्पल से इजी है बट इसके अंदर देखने का नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। देखो एल शेप लेमिना है, उसका टोटल वेट कितना है? मास कैपिटल एम 3 kg, और उसको फिगर के अकॉर्डिंग देखे तो उसे हर एक इंडिविजुअल सेम लेंथ की रेक्टेंगल प्लेट, नहीं सॉरी स्क्वायर प्लेट में डिवाइड करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पे मेरी सारी प्लेट स्क्वायर होनी चाहिए। अब अटेंशन रखना, अगर ये पूरी प्लेट स्क्वायर है, अब उसकी लेंथ की बात करें तो उसकी लेंथ है 2 मीटर। कैसे पता चलेगी? फिगर देख के। इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट कितना है? 2,0, और यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 बट y कोऑर्डिनेट कितना है? 2। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? सेम लेंथ की स्क्वायर में डिवाइड करके रखा है। हमें फिगर में देखो इस वाले पोजीशन की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? x में कितना है? ये कितना होगा? x में 1, y में 0, ये x में
1, y में 2, ये कोऑर्डिनेट x में भी 1, y में भी 1, ये वाला कोऑर्डिनेट x में 2, y में 1, हर एक कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। आपके बुक के अंदर भी इतना ही दिया हुआ। ये हाइट भी 1 मीटर है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हाइट 1 मीटर है और अबू में दिया हुआ है कि ये हाइट 2 मीटर है। ओके चलो, अगर मुझे इस प्लेट का, देखो ये होलो प्लेट, होलो कोई वायर नहीं है, ये कोई होलो वायर नहीं है, ये पूरा मटेरियल से भरा हुआ प्लेट है, एल शेप का प्लेट जिसका वेट है 3 kg। अगर इस प्लेट का मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो सोचो, मैं तो इजी वन लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास की मैं बता सकता हूँ। कैसे बताए बताऊं? ये पूरी मास के ऊपर अगर सारा मास इक्वली सेपरेटली डिवाइडेड है, अगर पूरा मास हर जगह पे इक्वली डिवाइडेड है, मीन्स व्हाट, हर एक जगह पे मास डेंसिटी सेम टू सेम है, तो मुझे इस शेप को एक्जेक्टली हाफ पोर्शन में कट करना होगा। तो मैं यहाँ से ही कट कर सकता हूँ हाफ पोर्शन। अगर मैं हाफ पोर्शन में कट कर दूं तो देखो इस तरफ और इस तरफ मास सेम टू सेम है, तो गारंटी देता हूं कि मेरे सेंटर ऑफ मास का जो भी पॉइंट होगा वो इस लाइन के ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं। क्लियर क्लियर। अब मुझे फाइंड करना वो कहां पे होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के ऊपर सोचो, ध्यान से देखो, अगर मैं छोटी सी ये वाली प्लेट ही ध्यान से देखूं, एक प्लेट 1/1 की, तो इसके अंदर पूरी तरीके से अगर मटेरियल भरा हुआ है तो सारे मटेरियल के अंदर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे। ये तो मेरे लिए है ना, ये सिर्फ हमारे लिए था। इस एग्जाम्पल के अंदर ये नहीं करना, हमें पता है ये लाइन पे ही कहीं ना कहीं आएगा। चलो, और ये सेंटर पे ही होगा दोनों तरफ। चलो देखते। तो अगर सिर्फ एक प्लेट को देखो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो मेनी आर देयर। तो मैं क्या करूंगा पता, इस वाली प्लेट, स्क्वायर प्लेट का सारे इस वाली प्लेट के अंदर रखे हुए पार्टिकल की वजह से इस वाली प्लेट का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। उसी तरीके से इस वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास, इसी तरीके से इस वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो रहा है? फिर मैं सारे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और सारे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट ढूंढूंगा। ध्यान से देखना, पहले से मैं ये सेंटर ऑफ मास ही फाइंड कर रहा हूं। आपके बुक के अंदर भी है C1, C2, C3, इसे नाम दिया हुआ है C1, ये है C2 एंड ये C3 है। तो देखो ये सारे जो पॉइंट है वो मेरे CG ही है, इंडिविजुअल प्लेट के। अब मुझे इंडिविजुअली पूरी सिस्टम की हर एक प्लेट का CG मालूम है। अब मैं क्या करूंगा, उन सारे CGO की मदद से उस पूरी सिस्टम का CG निकालूंगा। तो मुझे चाहिए इन सारे पॉइंट के CG, और ये तो पता चलेगा ना कि ड्यू टू द जियोमेट्री ऑफ दिस स्क्वायर उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही होगा, क्योंकि मास सारी पूरी तरीके से इक्वली डिवाइडेड। इस वाली सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही होगा, इस वाली का भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही होगा। तो अगर इस C1 के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो वो x में कितना होगा, अगर ये 1 है तो उसका हाफ, तो ये हो जाएगा 0.5, और ये y भी उसका हाफ, 1 का हाफ, ये भी 0.5। आपके बुक के अंदर कैसे लिखा है? 0.5 0.5, 1/2 लिखा है। चलो तो 1/2 लिखते हैं, 1/2 1/2। इसकी बात करें तो 1 + हाफ 3/2, y के अंदर हाइट 1/2, तो y में 1/2। इसकी बात करें तो x में 1/2 और y में 1 + हाफ 3/2। क्लियर हो रहा है? 1 + 1/2 3/2 होता है, कर लेना। चलो, तो मुझे सारे इंडिविजुअल प्लेट के सेंटर ऑफ मास पता चल गए। अब मैं क्या करूंगा, उन सारे सेंटर ऑफ मास के ऊपर से टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। तो अगर मुझे टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास CM चाहिए, देन माय CM इज इक्वल टू CM का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अब अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, देन x इज इक्वल टू व्हाट, मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ फर्स्ट प्लेट m1 मींस पूरी प्लेट का मास, एंड उसके प्लेट का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा +x1, कैपिटल X1 प्लस m2, बट थोड़ा स्मॉल है क्योंकि ये मेन सेंटर ऑफ मास है और ये इस वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास है m2, एंड x2 मींस व्हाट, इस वाली पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट x2 प्लस m3, इस वाली पूरी प्लेट का x कोऑर्डिनेट x3 अपॉन कैपिटल M, इस प्लेट का वेट प्लस इस प्लेट का वेट प्लस इस प्लेट का वेट इज इक्वल टू 3 kg। नाउ डेटा इनपुट करो, m1 इज इक्वल टू इस वाली प्लेट का मास। अगर तीनों प्लेट सेम ट्राइंगल सेम स्क्वायर की है तो तीनों के अंदर सेम मास डिवाइड होगा। टोटल मास अगर 3 kg है
तो एक प्लेट का मास कितना हो जाएगा 1 kg, ये तो इजी वन है। तो ये 1 kg इंटू x1 इज इक्वल टू, ये 0 0 नहीं देखना है, सेंटर ऑफ मास का 1, इसीलिए ये थोड़ा टफ है। ये कोऑर्डिनेट आपको देके रखे हुए, आपको लगेगा कि ये कोऑर्डिनेट से ही सारी चीजें हो जाएगी, बट उससे नहीं होने वाली, उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। इंटू 1/2 प्लस m2, उसका मास भी 1 kg होगा ना, 3 kg है तो तीनों के तीनों, x2 3/2 प्लस m3 ये भी 1, देन x3 1/2 अपन टोटल मास m 3 kg। और ये दिखाई देगा कि नहीं देगा, एक बार देख लेता हूँ। नहीं दिखाई दे रहा है 3, ये 1/2 तक दिखाई दे रहा है, ये हाफ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है 1/2। अब इसके डाउन में जो 3 है m इज इक्वल टू, ये 3 लिखता हूँ यहाँ पे। ओके चलो 1 इंटू 1/2 3/2 इंटू 1/2 3/2 1 इंटू 1/2 तो क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में हर एक जगह पे 2 2 2 है, तो मैं नॉमिनेटर का एडिशन करता हूँ। चलो लिखते हैं एक बार, वरना डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 3। अब पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस 3 प्लस 1 5/2 upon 3, तो my x will be 5/6, my x will be 5/6। क्लियर हो रहा है? तो मेरे x के 6 पार्ट में डिवाइड करो, उसका 5th पार्ट लेना है। ओके चलो अब उसी तरीके से हमें ढूंढना है y कोऑर्डिनेट, इरेज कर दूंगा इसे मैं, सेम टू सेम m1/1 m2/2 m3/3 अपन टोटल है सेम लिखने वाला है, देख लेना मेरे इरेज करने वाला। तो क्लियर हुआ, इस बार थोड़ा हार्ड वन था ये एग्जांपल भी आईएमपी है, इसके अंदर ये वाले कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम किए, हमें हर एक जगह पे उसके हर एक सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने। अब तो ये आपको एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। चलो तो फिर y इज इक्वल टू m1/1, m1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 1/2 एंड m3 इज इक्वल टू 1, y3 इज इक्वल टू 3/2। सेम टू सेम अपन टोटल m इज इक्वल टू 3, तो फिर से 1/2 इंटू 1 1/2, 1/2 इंटू 1 1/2, 1/2 इंटू 3/2 1 3/2 अपन 3, तो फिर से 5/2 अपन 3, तो फिर से 5/6, y कोऑर्डिनेट भी 5/6, x कोऑर्डिनेट भी 5/6, तो माय cm इज इक्वल टू 5/6 कॉमा 5/6। तो यहाँ पे आएगा इस वाली लाइन पे ये वाला पोर्शन जो है, ये तो हो जाएगा 6 पार्ट में डिवाइड करना है, इसे 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलो x में कितने 6 पार्ट, x को 2 मीटर को 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक कितना होगा, 2 मीटर को अगर मैं 6 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 2 मीटर को 6 पार्ट, 2 मीटर का हाफ 2 पार्ट में तो 1, 2/6 1/3, 1/3 मीन्स 0.33 333, तो उसका 5% शायद यहाँ पे कहीं पे होगा, उसका सेंटर ऑफ मास इस वाले पॉइंट पे कहीं ना कहीं, देख लेना आप अच्छे से कर सकते हो। 6/5 लेना, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे, चलो बाद में देख लेंगे, अभी टाइम पास नहीं करना है। चलो तो ये हो गया 7.3। फिर से बता रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा काम के नहीं है, हमें हर एक सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हमारा मेन पोर्शन, ये तो थे इलस्ट्रेशन, अब मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अब तो सिलेबस कम हो गया है तो ऐसे आईएमपी क्वेश्चन और भी अच्छे से करो, क्योंकि कम सिलेबस के अंदर से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले, तो हर एक चीज अब आपको अच्छे से करनी होगी। अब उसका हेडिंग क्या है मुझे देखने दो, मोशन ऑफ सीएम या फिर कुछ और, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ द सीएम सेंटर ऑफ मास। अब अटेंशन रखना यहाँ पे है, अब मुझे पूरी तरीके से आपका अटेंशन यहाँ पे चाहिए। थियरी मोशन फिर से, चलो तो मोशन चाहिए, उसके लिए मैं स्टार्ट यहाँ से करने वाला हूँ। अब मत पूछना ये कहां से आया, देखा है ना हमने वेक्टर के लिए पोजीशन सेंटर ऑफ मास की। नाउ इस m को मैं यहाँ पे ले रहा हूं, तो m इंटू r इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा देखो m1r1 प्लस m2r2, बस ये दो। चलो एक और कंपोनेंट ले, m3r3, हमारे पास 3 पार्टिकल है, तो mr इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3।
नाउ अगर मेरे पास वेक्टर की पोजीशन है, वेक्टर के पोजीशन की वेक्टर है, अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर है तो मैं क्या करूंगा तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। पोजीशन वेक्टर को अगर मैं टाइम से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ देखना, दोनों साइड पे टाइम से डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। तो मास कांस्टेंट dr by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt plus m3 dr3 by dt। टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ dr by dt is equal to what? वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पे m1 और यहाँ पे ये v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, और यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में मास है उसे डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। तो देखो जिस तरीके से मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में पोजीशन का सीएम, उसी तरीके से वेलोसिटी का भी सीएम मिल रहा है। देखो हम मोशन ऑफ मास देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है आपको। मोशन ऑफ मास में हमने क्या देख लिया, वेलोसिटी की इक्वेशन v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, यहां से ही चल रहा है कंटिन्यू, देखते रहना, जहां से ही कंटिन्यू में जाएगा हम लोग आगे कंटिन्यू में जाएंगे। बहुत ही 5 मिनट की थियरी है, 5 मिनट की। मैं ऊपर वाला इरेज कर दूंगा, आप यहाँ से बॉटम से फिर से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लिया ना, लेना है स्क्रीनशॉट। ये आईएमपी थियरी है, थियरी इतनी आईएमपी नहीं है बट इलिस्ट्रेशन में हर जगह पे काम लगेगा। मास को फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एम बी इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो हमें पता है ये सारी वेक्टर चीज है, आपकी बुक के अंदर डार्क करके रखा हुआ है, मैंने वेक्टर भी नहीं ड्रॉ किया है, समझ जाना ये वेक्टर है। नाउ इफ वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट विद टाइम। तो हम फिर से टाइम से डिफरेंशिएशन करेंगे। एम डीवी बाई डी टी हमें पता है उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एम डी वन बाई डी टी, ये सारे वेलोसिटी वेक्टर है, ओके। प्लस m2 dv2 by dt plus m3 dv3 by dt, okay। Then dv by dt is equal to acceleration is equal to m1 dv by dt a1 plus m2 a2 plus m3 a3। ये मास जो है वो डिनोमिनेटर में। तो देखो ये हो गई मेरी एक्सेलरेशन की इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन। एक्सेलरेशन देखो v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m, या फिर m1 प्लस m2 प्लस m3, या फिर a इज इक्वल टू m1e1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 अपॉन m। क्लियर है। जिस तरीके से x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m, क्लियर हो रहा है। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, सेम टू सेम है। नाउ मोशंस के अंदर हमने पोजीशन तो आगे देखी थी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देख लिया, बट एक और चीज देखते हैं, फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी मिलती है। देखो अटेंशन रखना, बहुत इजी वन। फिर से अबव वाली इक्वेशन इरेज कर देगी, तो देखते जाओ। फिर से मैं मास को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, एम ए इज इक्वल टू, अब तो पता चल गया एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके, m3a3। तो फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, mass into acceleration is equal to force is equal to f1 plus f2 plus f3। तो ये हो गई मेरी फोर्स की इक्वेशन। देख रहे हो, एक के ऊपर से एक मिल रही है। ये कहां से हमने डिराइव करी थी, r इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई अपन मास, ये याद रखना, यहां से स्टार्ट करना है, ओके। तो ये फोर्स की इक्वेशन हो गई। बस इसके अंदर एक चीज ध्यान से देखनी है, वो क्या है पता है, यहाँ पे जो ये फोर्स है ना वो एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पे जो ये फोर्स है ना एक्सटर्नल फोर्स है। वाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर पोजीशन चेंज करनी है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। सॉरी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या देखा था, अगर मेरी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे मैं जा रहा हूं, अगर इस चौक की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो वो बाहर के एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है। इसके अंदर इंटरनली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंटरनल स्ट्रेचिंग होगा, कुछ भी होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात ही नहीं होगी। तो याद रखो,
एक्सेलरेशन के ऊपर से सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर टोटल अप्लाई होने वाला फोर्स की एडिशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स। अगर इस चौक के ऊपर इंडिविजुअल हर एक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn है, तो इस चौक के ऊपर अप्लाई होने वाला टोटल फोर्स ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, जो मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूं वो वाला फोर्स है। क्लियर हो रहा है? इंटरनल फोर्स नाइदर चेंज देयर पोजीशन और नाइदर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज भी नहीं कर सकता, ना ही उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है। याद रखो वो हमने इनर्शिया के लॉ के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था। ओके, तो याद रखो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 लिखना, बट ये F है वो एक्सटर्नल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो ये हो गई हमारी आज की थियरम। क्या थियरम थी? मोशंस ऑफ दिस सीएम सेंटर ऑफ मास। कैसे? यहां से एक बार डिफरेंशिएशन किया टाइम से वेलोसिटी की इक्वेशन, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया एक्सेलरेशन की इक्वेशन, और फिर से डिफरेंशिएशन नहीं है, यही इक्वेशन को फिर से एक बार रीराइट किया फोर्स के लिए, फिर से डिफरेंशिएशन नहीं है, 2 ही बार डिफरेंशिएशन है। ओके, चलो तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज की लेक्चर। ओके, तो आज मैंने 3 इलस्ट्रेशन एंड मोशंस ऑफ दी सीएम करवाया। अभी एक के बाद एक मोशंस के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी, रेडियल, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, वो सारी चीजें एक के बाद एक देखनी है। तो बस अब आपको पता चल जाएगा कि एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। बस ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो बाय बाय। नोट्स भेजना एंड सेकेंड थिंग फीडबैक दो मुझे कि अगर कोई गलती हो रही है या फिर आपको कोई और इंप्रूवमेंट या फिर कुछ और करवाना है मेरे से तो। एंड द थर्ड वन इज कि आपको क्वेश्चन जो भी है वो कमेंट में पूछो या फिर पर्सनली मुझे पूछो। एंड द फोर्थ वन इज नोट्स भेजो। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।